हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के क्वेश्चनों को, तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, तो वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि जो भी और दोस्त भाई बहन हैं वे भी इस वीडियो को जल्द से जल्द देखें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। तो जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं तो उनको नियंत्रित करने वाला कौन सा सिस्टम है? सेरिब्रो स्पाइनल या परानुकंपी या स्वायत्त या परिधि? तो कौन होता है? तो देखो, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स को जो यानी कि नियंत्रित करता है तो कौन करता है? जैसे इंटरनल ऑर्गन पे जैसे हमारा स्टमक हो गया, ठीक। तो स्टमक कहाँ से नियंत्रित होता है? तो वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किसका? जैसे स्टमक हो गया है ना, तो मतलब स्वायत्त तंत्र के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो जो हमारे आंतरिक है अंग है तो उनका नियंत्रण कौन करता है? तो स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है, ठीक। और जो जो स्वायत्त नर्वस सिस्टम होता है ये कितने प्रकार से होता है? तो ये दो प्रकार से होता है, एक अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। सी नंबर इस पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है प्रमस्तिष्क को, अनुमस्तिष्क को या मेडुला ऑब्लिगेंटा को या डायनेसिफेलॉन को? तो जो लोग शराब पीते हैं मतलब अल्कोहल पीते हैं तो वह किसको प्रभावित करता है? तो देखो, जो शराब होती है अल्कोहल, तो अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों का क्या होता है? जो अनुमस्तिष्क को होता है, ठीक। तो जो अनुमस्तिष्क होता है वह इससे प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वह क्या करते हैं कि अपना संतुलन नहीं बना पाते, क्योंकि जो बॉडी का संतुलन होता है वह किसके द्वारा होता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। और जब लोग बाग देखते होंगे कि जब शराब पी लेते हो तो लड़खड़ाते हुए चलते होते हैं, क्यों? क्योंकि वे अपनी बॉडी का संतुलन नहीं बना पाते हैं, मतलब अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते हैं, ठीक। तो वह लड़खड़ाने लगते हैं। तो यानी कि अल्कोहल को पीने से क्या प्रभावित होता है? तो सेरेबेलम अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। तो और बात की जाए कि जो अनुमस्तिष्क होता है तो अनुमस्तिष्क के द्वारा क्या क्या नियंत्रित किया जाता है? तो यानी कि मतलब कि इसके द्वारा अनैच्छिक नियंत्रण होता है वह इसके द्वारा समन्वय यानी कि नियंत्रण किया जाता है, ठीक। किसका? अनैच्छिक क्रियाओं का। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो जो एपोलर होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं उनको कहाँ देखने को मिलता है? एपोलर या कि नॉन पोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं तो उनको वे कहाँ देखने को मिलते हैं? रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाएं में या स्पाइनल रज्जु के पृष्ठमूल गैग्लियन में या ऑप्टिक तंत्रिका में या इन सभी में? तो वे कहाँ देखने को मिलते हैं? तो जो मनुष्य की अध्रुवी न्यूरॉन होते हैं मतलब नॉन पोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वह कहाँ देखने को मिलते हैं? तो रेटिना की एमेक्राइन सेल्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एमनियोट में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? तो देखो, दो प्रकार से जीव होते हैं, कौन कौन से? एक हो पहले तो हो गए एमनियोटिक और दूसरे होते हैं अनएमनियोट। दूसरे हो पहले हो गए कौन से? एमनियोट। और दूसरे होते हैं कौन से? अनएमनियोट। तो एमनियोट मतलब कि जिनमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड किस किस में भरा हुआ होता है? तो जो अपने कशेरुकी प्राणियों होते हैं, ठीक। तो जैसे हो गया क्या? रेप्टाइल्स हो गए, सरीसृप आ गए इस पे, सरीसृप हो गए,
पक्षी हो गए और स्तनधारी यानी मैमल्स हो गए, तो इनमें सब में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक। और जो अनएमनियोट होते हैं, तो अनएमनियोट में यानी कि जैसे मेढक हो गया। ठीक। तो एमनियोटिक में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो जो एमनियोटिक वाले जीव होते हैं तो उनमें कपाल तंत्रिकाओं की पाई जाने वाली संख्या कितनी होती है, 12 पेयर। ठीक। और अनएमनियोट मतलब मेढक, मेढक में कितनी पाई जाती हैं, तो इनमें 10 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक। यानी 10 पेयर में होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। क्यों, क्योंकि ये एमनियोट का पूछा था। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि आवेग संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है। तो जब आवेग संचरण होता है, ठीक, तो एक्सॉन कला का विध्रुवण किसके द्वारा होता है। तो देखो क्या होता है कि जब आवेग संचरण होता है, तो आवेग संचरण के दौरान क्या होती है, जो हमारी एक्सॉन कला होती है, एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें विध्रुवण किसके कारण होता है। तो क्या होता है कि जैसे एक्सॉन कला में जब अधिक टेम्परेचर हो या कोई प्रेशर पड़े या कोई विद्युत प्रघात लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्सोलेमा की लेयर होती है, ठीक, तो एक्सोलेमा की जो में क्या होता है कि जो पोटेशियम आयन आते हैं, तो जो पोटेशियम आने वाली जो चैनल्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन जिससे सोडियम जाता है, ठीक, तो जो सोडियम जाता है तो वो वाली जो चैनल्स होते हैं वे क्या होती हैं, खुली रहती हैं। तो जिससे अधिक क्या जाता है, सोडियम, सोडियम आयन अधिक जाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीपोलराइजेशन होने लगता है। ठीक। तो डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होता है, तो सोडियम आयन के अंदर जाने से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, सी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मनुष्य में कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं। तो कौन सी कपाली तंत्रिका संवेदी तथा चालक होती है, तो देखो जो एमनियोटिक होते हैं तो उनमें कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो 12 पेयर होती हैं। ठीक। देखो जो मानव मानव में कितने प्रकार की कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती हैं, तो 12 पेयर होती हैं। कितनी, 12 जोड़ी कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। तो जिसमें से क्या होता है कि जो 4 जोड़ी होती हैं, 4 जोड़ी कैसी होती हैं, मिक्स्ड होती है, मतलब मिश्रित होती हैं। मतलब कि ये संवेदी एवं चालक दोनों होती हैं। और जो 3 जोड़ी होती हैं कैसी होती हैं, ये शुद्ध संवेदी होती हैं। और जो 5 जोड़ी होती हैं ये कैसी होती हैं, तो चालक होती हैं, चालक तंत्रिकाएं। तो अब 4 जोड़ी जो मिक्स्ड होती हैं, तो मिक्स कौन कौन सी होती हैं, तो ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल, वेगस, फेसियल, और चौथी कौन सी होती है, ग्लासोफेरेंजियल, ग्लासोफेरेंजियल। ये कैसी होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। ठीक। यानी ये संवेदी भी होती हैं और चालक भी होती हैं। और जो 3 जोड़ी शुद्ध होती हैं कैसी, यानी कि केवल ये शुद्ध संवेदी कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑप्टिक, और तीसरी कौन सी होती है, वेस्टिब्यूलो कॉलिकर होती है, वेस्टिब्यूलो कॉलिकर, कॉलिकर। ठीक।
ये कैसी हो गई? शुद्ध। और जो 5 जोड़ी होती है, 5 जोड़ी कौन कौन सी होती हैं? तो ऑक्यूलोमोटर, 5 जोड़ी कौन कौन सी? ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्युलर एब्डू एब्डुसेंस, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्युलर एब्ड्यूसेंस और एसेसरी। और पांचवी लास्ट क्या होती है? हाइपोग्लासल होती है, हाइपोग्लासल। तो ये 12 पूरी हो गई। तो इसमें क्या पूछा था? संवेदी तथा चालक, तो यानी कि मिक्स्ड। तो मिक्स्ड कितनी होती हैं? तो 4 जोड़ी होती हैं। तो ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, त्रिधारा, ट्राइजेमिनल या ऑडिटरी। तो जो त्रिधारा होती है, ट्राइजेमिनल, तो ये किस में होती है? ये चालक और संवेदी दोनों होती है। तो अपना राइट आंसर इसमें से क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी। अगला क्वेश्चन की स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं? तो जस्ट अभी बताया कि जो शुद्ध संवेदी होते हैं, शुद्ध संवेदी कितने होते हैं? तो शुद्ध संवेदी होते हैं 3 जोड़ी। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला है ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी और तीसरी कौन सी है? वेस्टिब्यूलो कॉलिकर, वेस्टिब्यूलो कॉलिकर। ठीक। ओ, कॉलिकर। तो ये कौन कौन सी होती हैं? ये शुद्ध संवेदी होती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक। कि जो शुद्ध संवेदी होती हैं कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। कि निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है? तो विशुद्ध कौन कौन सी होती हैं? तो विशुद्ध होती हैं कितनी? 5 जोड़ी। कौन कौन सी होती हैं? तो ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर। देखो दोबारा ये बता दे रहे हैं कैसे, कि एक बार तो बता चुके हैं। ऑक्यूलोमोटर हो गई, ट्रॉक्युलर हो गई, एब्डुसेंस हो गई, तीसरी, चौथी होती है कौन सी? एसेसरी। और लास्ट हो गई कौन सी? हाइपोग्लासल, हाइपोग्लासल। तो देखिए इनमें से जो विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है वह कौन सी होगी? तो एब्डुसेंस हो जाएगी, सी नंबर। ठीक। तो जो वेगस होती है, वेगस कौन सी होती है? तो ये वेगस जो होती है ये तो मिक्स्ड होती है। ठीक। और जो फेशियल होती है, तो फेशियल भी कैसी होती है? ये भी मिक्स्ड होती है। और ट्राइजेमिनल ये भी कैसी होती है? मिक्स्ड होती है। तो यानी कि इसमें तीनों तो जो मिक्स्ड थी, जो विशुद्ध थी केवल एब्डुसेंस थी। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो एमनियोटिक होते हैं, तो एमनियोटिक में कितने पाए जाते हैं? एमनियोटिक में 12 जोड़ी। और जो अनएमनियोटिक होते हैं उनमें कितनी पाई जाती हैं? 10 जोड़ी। तो जो मेढक है, मेढक किस कैटेगरी में आता है? अनएमनियोटिक में। तो 10 जोड़ी मतलब इंटू 2, तो कितनी हो जाएगी? 20। तो जो कपाली तंत्रिकाओं की संख्या है मेढक में कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी।
तो इतना ये ध्यान दीजिए, क्योंकि 10 भी आंसर दिया है तो जल्दी जल्दी में 10 मत लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तंत्रिकाओं की संख्या पूछा था, ना कि जोड़ी में पूछा था, और वहाँ पे हमने ये क्या बताया कि इनकी जोड़ी में बताई जाती है। तो कितनी संख्या होती है? 20। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? 20, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका है। तो मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका कौन सी है? टोक्लियर तंत्रिका, या ऑप्टिक तंत्रिका, या श्रवण तंत्रिका, या वेगस तंत्रिका। तो जो मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका होती है वह कौन सी होगी? तो देखो, मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका कौन सी होती है? तो जो मेढक होता है, तो मेढक में कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो 10 जोड़ी, मतलब 20 होती हैं। तो जो इसकी पहली होती है, पहली क्या कहलाती है? अल्फैक्ट्री। अल्फैक्ट्री। और दूसरी कौन सी होती है? ऑप्टिक। और एक और होती है, ये कैसी होती हैं? जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक, तो ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, और दूसरे 8वीं होती है ऑडिटरी। ऑडिटरी। ये तीनों कैसी होती हैं? संवेदी तंत्रिकाएं। ये फर्स्ट हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये 8वें नंबर। तो इसमें कौन सा पूछा था? दूसरे पे। तो द्वितीय कपाली तंत्रिका कौन सी होती है? ऑप्टिक होती है। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जो तत्काल हो जाए, मतलब इनको यानी कि मस्तिष्क में बिना सोचे बिना विचारे, जैसे ही अपने को कांटा लगता है तुरंत अपन हाथ भगाते हैं। ठीक, जैसे अगर कहीं पे जल रहा हो, अगर हमारा हाथ कहाँ चला जाए जलने में, यानी कि बर्नर पे चले जाए या अंगारों पे चले, तुरंत हम लोग हाथ उठाते हैं। ये कैसी है? यानी बिना सोचे अपन तुरंत तत्काल कर लेते हैं। ठीक, तो जो इनका नियंत्रण होता है, नियंत्रण कौन करता है? तो इनका नियंत्रण करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक, तो प्रतिवर्ती क्रिया तंत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? तो रेनवियर की गांठ कहाँ पर पाई जाती है? साइटोन में, या डेंड्रॉइट में, या एक्सॉन में, या सिनेप्सिस पे। तो देखो, जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर कुछ कैसे होता है? ऐसे हुआ, फिर ये मतलब कि अभी हमने तो ऐसे नहीं बना रहे हैं। देखिए, एक मैं स्ट्रक्चर के लिए दिए दे रहा हूँ कि तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये हुआ, और फिर यहाँ से ये इस पे, मतलब कि ये ऐसे बटा हुआ होता है। ठीक, तो ये एक, दो, और ये तीन। तो जो तंत्रिका तंत्र होता है वह तीन पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक हो गया साइटोन। फर्स्ट पार्ट कौन सा कहलाता है? साइटोन, कोसापिंड। और दूसरा कहलाता है ये डेंड्रॉन। और तीसरा कहलाता है एक्सॉन। ठीक, तो क्या होता है कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन काफी लंबा होता है, और लगभग यानी कि मोटाई में कैसे होता है? प्रवर्त के समान होता है। ठीक, तो और ये जो क्या कहते हैं, जो एक्सॉन होता है, ये क्या करते हैं? मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करते हैं? संदेश वाहक का काम करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। कौन? एक्सॉन। तो एक्सॉन में देखे होगे कि एक्सॉन में क्या होता है कि जैसे ये हुआ, ठीक, और यहाँ पे क्या हुआ, ये टूटे टूटे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे जो खाली जगह रहती है, तो यहाँ पे जो खाली जगह रहती है, तो इसी को क्या कहते हैं? तो रेनवियर का नोड कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? रेनवियर का नोड। ठीक। तो जो रेनवियर की गांठ होती है वह कहाँ पर पाई जाती है? तो एक्सॉन में पाई जाती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक। और इसी को क्या कहते हैं कि यानी कि दो नोडों के बीच के यानी कि बीच का भाग क्या कहलाता है? तो इंटर नोड कहलाता है। ठीक। तो जो इसका एक्सॉन का क्या होता है कि जो मेड्यूलरी पार्ट होता है, कैसा जो मेड्यूलरी खोल होता है वह क्या होता है? थोड़ी बीच बीच में टूटा रहता है। आप देखे ही होंगे कि ऐसे व्यवस्थित रहता है, ये बीच में खाली स्पेस रहता है। तो इसी में खाली स्पेस में क्या होते हैं कि रेनवियर का नोड उसी को बोलते हैं। ठीक। तो ये अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है? तो कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से कमजोर हो जाती है? तो देखो, क्या होता है कि जो मस्तिष्क का कौन सा भाग? सेरिब्रम भाग जो होता है। ठीक। तो जो सेरिब्रम होता है ये मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और ये क्या काम करता है कि ये जो यानी कि मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी अपने संवेदनाएं हो गए या शक्ति यानी स्मरण शक्ति हो गई, वाणी हो गई, चिंतन, ये सभी केंद्र इसी में यानी कि रहते हैं। ठीक। इसी के द्वारा नियंत्रण होते हैं। तो अगर अपन क्या हो गए? क्षतिग्रस्त हो गए, तो यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाएगी, तो स्मृति शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो वो किसके द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा। तो वहां पे कौन प्रभावित होगा? सेरिब्रम प्रभावित होगा। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक। जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है ये सबसे पश्च भाग होता है। जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम के द्वारा ही संपूर्ण बॉडी का नियंत्रण करते हैं। जो हाइपोथैलेमस होती है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख, प्यास, घृणा, इनका सबका ये नियंत्रण केंद्र होता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर कि हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है गति प्रेरक के द्वारा, या वेगस तंत्रिका के द्वारा, या सिंपैथेटिक तंत्रिका के द्वारा, या इन सभी के द्वारा? किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखो, क्या होता है कि जो हमारा हार्ट पल्सेशन का पेस मेकर किसको कहा जाता है? तो ऐसे नोड को कहा जाता है। मतलब कि जो हार्ट पल्सेशन होता है, जो हृदय स्पंदन होता है, वह कहाँ से स्टार्ट होता है? ऐसे नोड से होता है। और अगर बात करें कि जो इसका नियंत्रण कहाँ से होगा, तो जो इसका नियंत्रण होता है, तो जो इसकी 10वीं जोड़ी होती है, ठीक, कौन सी? जो वेगस तंत्रिका। तो वेगस तंत्रिका जो होती है वह क्या करती है? यह कैसी होती है वेगस? यानी कि मिश्रित कपाली तंत्रिका होती है, और यह क्या करती है कि जो हृदय यानी कि हार्ट पल्सेशन होता है उसके दर को कम करके हृदय का यानी कि क्या करती है? उसको नियंत्रण कर देती है। ठीक। और अगर बात करें कि जो सिंपैथेटिक नर्व होती है, तो जो सिंपैथेटिक नर्व होती है ये क्या कर देती है कि जो हार्ट पल्सेशन है यानी कि हृदय स्पंदन को क्या करती है? ये बढ़ाती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है, पैरासिम्पैथेटिक, तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका जो होती है वह क्या कर देती है कि जो हार्ट पल्सेशन होता है, हृदय स्पंदन होता है, उसको घटा देती है। और सिंपैथेटिक क्या करती है? बढ़ाती है। और अगर बात करें कि जो नियंत्रण करती है, तो नियंत्रण कौन करती है? तो वेगस नर्व करती है, वेगस तंत्रिका तंत्र। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। ठीक। तो वैसे इसमें बी नंबर तो जाना नहीं चाहिए, इस पे जाना चाहिए डी नंबर। क्योंकि देखो, पेस मेकर यानी कि जो हार्ट पल्सेशन है वह कहाँ से? ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, पेस मेकर से। वेगस तंत्रिका तंत्र भी इसका नियंत्रण करते हैं, लेकिन जब कभी अगर घट जाएगी तो कौन बढ़ाएगी? सिंपैथेटिक बढ़ाएगी, तब तो वो संतुलन में आएगा। और अगर कभी बढ़ गई तो घटाएगी कौन? पैरासिम्पैथेटिक। तो इन सभी के द्वारा अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? इन सभी के द्वारा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर कि वेगस तंत्रिका तंत्र होती है
तो जो वेगस तंत्रिका होती है मेरु तंत्रिका या 10वीं कपाली तंत्रिका या अनुकंपी तंत्रिका या परानुकंपी तंत्रिका, तो कैसी होती है? तो देखो जस्ट अभी बताए थे कि जो वेगस तंत्रिका होती है वो कैसी होती है? 10वीं कपाली तंत्रिका होती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो हृदय स्पंदन है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि जब प्रकाश की तीव्रता रात्रि में कम होती है तो प्रकाश संसूचित होता है शलाका द्वारा या शंकु द्वारा या शलाका तथा शंकु द्वारा या लेंस के द्वारा। तो जब प्रकाश तीव्रता यानी रात्रि में कम होती है तो वह किसके द्वारा संसूचित होती है? तो देखो क्या होता है कि जो हमारी क्या मतलब कहे कि जो हमारा यानी कि ये नेत्र के सबसे भीतरी भाग कौन से? रेटिना। तो रेटिना के द्वारा ही संवेदांग किया जाता है। तो संवेदांग कितने प्रकार से होते हैं? तो दो टाइप से होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया रॉड्स, जिसको क्या बोलते हैं? शलाका। और दूसरा होता है कौन? शंकु, जिसको बोलते हैं कोन्स। ठीक, टू टाइप से होते हैं। ठीक, तो शलाका क्या काम करता है? जब रात्रि हो या कम प्रकाश हो, तो रात्रि रहे या कम प्रकाश रहे, तो उसके प्रति कौन संवेदी रहता है? तो शलाका। रात्रि या कम प्रकाश के प्रति कौन संवेदी होता है? शलाका होता है। और यदि जब तीव्र प्रकाश हो या दिन हो तो उसके प्रति कौन रहता है संवेदी? तो शंकु। तीव्र या दिन के समय। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, क्योंकि रात्रि में पूछा है तो रात्रि में कम प्रकाश रहता है तो उसके लिए कौन रहता है? तो शलाका रहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि पलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती है श्रावण द्वारा? अश्रु ग्रंथियों के, नेत्र से श्लेष्मिका एवं फलकों के, या हार्डेरियन ग्रंथियों की, या मिवोमियन ग्रंथियों के। तो जो पलकों तथा कॉर्निया के बीच रगड़ नहीं लगती, किसके द्वारा नहीं लगती है? तो देखो जो पलक होते हैं और कॉर्निया, तो जो हमारी मिवोनियन मिवो तो जो हमारी मिवोमियन ग्रंथि होती है तो वह किस में रूपांतरित हो जाती है? तो जो हमारी मिवोमियन ग्रंथि होती है हो जाती है सीवेसियस में। सीवेसियस में सीवेसियस में रूपांतरित हो जाएगी और क्या कर लेती है कि यानी कि ये जो पलक होते हैं पलकों के किनारे एक लेयर बना लेती है, जिसके कारण क्या होता है? रगड़ नहीं लगती है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो मिवोमियन होता है उससे एक ऑयली लिक्विड पदार्थ सिक्रेट होता है। ठीक, जो क्या करता है यानी कि जो कंजक्टिवा होती है, जो नेत्र श्लेष्मा होता है उसको नम बनाए रखती है, और जो पलकें होती हैं उनके बीच एक लेयर बना लेती है, जिससे ये रगड़ नहीं खाती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, मिवोमियन ग्रंथियों पे। अगले क्वेश्चन की ओर, कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? लाल रुधिराणु आरबीसी, या अस्थि कोशिकाएं, या तंत्रिका कोशिकाएं, या शुक्राणु। तो कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। ठीक, और अगर लेंथ की बात करें तो कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 90 सेंटीमीटर। ठीक, और जो आरबीसी होती है, आरबीसी कैसी होती है? बहुत छोटी कोशिकाएं होती है, शरीर की बहुत छोटी कोशिकाएं। और आरबीसी या लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट ये कैसी होती हैं? सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि सुनने का नियंत्रण होता है, तो सुनने का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो देखो क्या होता है कि जो हमारा कौन सा तो सबसे पहले कि जो सुनने का नियंत्रण किसके द्वारा होगा? प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा, या टेम्पोरल पॉलियों के द्वारा, या अनुमस्तिष्क के द्वारा, या हाइपोथैलेमस के द्वारा।
तो किसके द्वारा होगा? तो देखो, हमारा जो मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? तीन। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है, तो अग्र मस्तिष्क के किसमें? सेरिब्रम में। सेरिब्रम में जो लोब होते हैं, इनमें चार होते हैं। कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। कौन कौन से? फ्रंटल, पेराइटल और टेम्पोरल, और चौथा कौन सा है? ऑक्सीपिटल। ठीक, ये चार होते हैं। तो इसी सेरिब्रम के माध्यम से क्या होता है कि जो इनमें से कौन सा जो टेम्पोरल होता है, तो टेम्पोरल में क्या होता है कि जो अपन सुन रहे हैं, या कोई गंध है, या कोई याददाश्त है, श्रवण शक्ति, स्मृति शक्ति है, ठीक, तो ये किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो टेम्पोरल के द्वारा किया जाता है। श्रवण मतलब सुनना हो गया, कोई गंध हो गई, ठीक, याददाश्त हो गई, इन सब का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सब का नियंत्रण टेम्पोरल के द्वारा किया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि श्वसन केंद्र जो श्वसन और निश्वसन को नियंत्रित करते हैं स्थित होते हैं यहाँ। तो जो श्वसन और निश्वसन को दोनों को नियंत्रित करते हैं, वह कहाँ स्थित होते हैं? मध्यांश दीर्घायत में, या हाइपोथैलेमस में, या मेरुरज्जु में, या अनुमस्तिष्क में। तो वह किस में स्थित होते हैं? तो देखो, ये होते हैं किसमें? जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क हो गया। पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो एक होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा, और दूसरा होता है पॉन्स वेरेलाई। एक होता है कौन सा? मेडुला ऑब्लिगेंटा, और दूसरा होता है कौन सा? पॉन्स वेरेलाई। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि ये खांसने, छींकने, हिचकी, ये सभी का सेंटर कौन होता है? ये सब मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक, मतलब कि जितनी भी श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं होती हैं, सब किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। श्वासोच्छ्वास, ठीक। तो जो श्वसन होता है और निश्वसन, तो इनका सबका कौन इंस्पायरेशन इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक, और अगर बात करें हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किसका होता है? तो भावनाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है इसको। भावनाओं का नियंत्रण केंद्र। और जो अनुमस्तिष्क होता है, सेरेबेलम होता है, ये क्या करता है? ये शरीर का नियंत्रण करता है, बॉडी का नियंत्रण। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, की जो पार्श्व निलय निम्न के माध्यम से द्विक गुहा के संपर्क में रहते हैं। तो जो पार्श्व निलय होता है, तो ये किसके द्विक गुहा के संपर्क में रहेगा? महारंध्र, मोनरोरंध्र, या मेजेंडी रंध्र, या श्रोणि रंध्र। तो किसके उसमें रहता है? तो देखो, जो ये पार्श्व निलय होता है, या इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व निलय, या इसी को क्या बोला जाता है? पैरासील। पैरासील बोला जाता है। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सेरिब्रम में पाए जाते हैं। किसमें? सेरिब्रम में। तो जो सेरिब्रम की कैविटी होती है, तो सेरिब्रम की कैविटी को ही क्या बोलते हैं? पार्श्व निलय या पैरासील कहते हैं। ठीक, और जो डायनसेफेलॉन होती है, ये यानी कि सेरिब्रम की कैविटी और डायनसेफेलाइन की कैविटी को
क्या कहेंगे, द्विक गुहा कहते हैं। तो ये दो गुहा जो दो गुहाएं होती हैं, तो ये दोनों गुहाएं किससे, जो सेरिब्रम हो गई और कौन सी, डायनसेफिलॉन, डायनसेफिलॉन, जिसको अपन द्विक गुहा कहते हैं। तो ये किसके माध्यम से दोनों संपर्क में रहते हैं, तो ये दोनों रहते हैं किसके माध्यम से, मोनरो रंध्र के माध्यम से, मोनरो रंध्र। तो किसके माध्यम से दोनों संपर्क में रहते हैं, ये दोनों कैविटी मोनरो रंध्र के माध्यम से संपर्क में रहती हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है। तो जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो किसको जोड़ता है, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को, या डाइनसेफिलॉन व मध्य मस्तिष्क को, या पोन्स तथा मेडुला को, या मेडुला तथा तंत्रिका रज्जु को। तो जो कॉर्पस कैलोसम होता है वह किस किस को जोड़ता है, तो देखो, जो कॉर्पस कैलोसम होता है तो वह किसको जोड़ेगा, तो जो दोनों प्रमस्तिष्क के गोलार्ध होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है, कि आपने देखा होगा कि जो एक्सॉन होता है, तो एक्सॉन क्या करता है, एक गुच्छे के रूप में रहता है, और ये क्या करते हैं कि यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। तो जो एक्सॉन होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। तो जो अपने गोलार्ध होते हैं वो किसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं, यानी कि जो प्रमस्तिष्क का क्या होता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, कितने भागों में बटा होता है यह, बाएं और दाएं, बाएं एवं दाएं में दोनों में डिवाइड रहता है। और ये दोनों किससे जुड़े रहते हैं, तो ये दोनों जुड़े रहते हैं किससे, एक एक्सॉन के माध्यम से। एक्सॉन, एक्सॉन किसके रूप में रहता है, एक गुच्छे के रूप में रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, कैलोसम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर, की दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने का काम करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन है तो उसको क्या कहेंगे, यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी जो होती है तो ये तो किससे संबंधित होती है, जो यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक। तो जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके डायग्नोसिस से संबंधित कौन सा रहता है, यूरोलॉजी। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी माइंड या बिहेवियर, यानी स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, क्या कहलाता है, साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। और फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ एल्गी, मतलब सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और जो न्यूरोलॉजी होती है तो ये क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर, कि न्यूरोलॉजी क्या, तंत्रिका तंत्र से संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मानव मस्तिष्क के किस अंग से सीखने की प्रक्रिया संबंधित है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, या हाइपोथैलेमस, या सेरेब्रम, या सेरेबेलम। तो किसके द्वारा, तो देखो, जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। और इससे यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, हार्ट बीट हो गई, ये सब किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अभी हमने बताया कि ये क्या है, ये भावनाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। मतलब कि इसके द्वारा क्या क्या नियंत्रित किया जाता है, जैसे प्यार हो गया, घृणा हो गई, ठीक, गुस्सा,
खुशी, ये सब किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और बात करें कि जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम ये किसका? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। और इसके द्वारा क्या? याददाश्त हो गया, स्मृति शक्ति हो गई, है ना, बुद्धिमत्ता, ये सब किसके द्वारा? सेरेब्रम के द्वारा। तो अपन याददाश्त, बुद्धिमत्ता, स्मरण की शक्ति, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सीखने के अंतर्गत आएंगे। तो ये किससे संबंधित होगा? सेरेब्रम से होगा। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? सी नंबर। और बात करें सेरेबेलम की, जो सेरेबेलम होता है तो इसके बारे में भी हमने बता ही चुका है, ये किसका? ये पश्चिम मस्तिष्क का ही होता है। और इसके ये क्या करता है कि ये बॉडी के, यानी शरीर को नियंत्रण करने का काम करता है, बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के प्रकार हैं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से प्रकार हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, या अंतरंग तंत्रिका तंत्र, या ए और बी दोनों? तो कौन कौन होते हैं? तो देखो, जो अपना नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम टू टाइप से ये बटा हुआ होता है, डिवाइड है। कौन कौन से? एक हो गया क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा, ये किस में डिवाइड होता है? ये फिर से दो उसमें डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है कौन सा? ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये फिर से दो में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक हो गया सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परानुकंपी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए और बी। ठीक। तो आ, इसके और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मतलब जो तत्कालिक प्रक्रिया हो, ठीक, तो उसके इसके द्वारा सब पूरा किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग हमारे मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे बॉडी का संतुलन? तो बॉडी के संतुलन के लिए अभी हमने पढ़ा ही था कि देखो, जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, ये कैसा होता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक। और जो सेरेबेलम होता है, अनुमस्तिष्क होता है, ये क्या करता है कि जो हमारा बॉडी का संतुलन, जैसे अपन शराब पी लेते हैं तो क्या होता है? लड़खड़ाने लगते हैं। तो जो बॉडी का लड़खड़ाए ना, तो उसको नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? सेरेबेलम करता है, बॉडी को कंट्रोल। ठीक। तो बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? नियंत्रण। तो अनुमस्तिष्क करता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर जाएगा। ठीक। और अगर बात कर लें कि जो मस्तिष्क का वेट कितना होता है,
तो इसका वजन होता है लगभग 1400 ग्राम के समथिंग। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, कि मस्तिष्क के किस भाग से प्यास, भूख और नींद का ज्ञान होता है? तो किस भाग से? अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस या ऑब्लिंगेटा? तो किस भाग से प्यास, भूख और उसका नियंत्रण किया जाता है? ठीक। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखो, प्यास, भूख और नींद। तो जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम के द्वारा तो क्या किया जाता है? शरीर का संतुलन, शरीर का संतुलन। और जो सेरिब्रम होता है, तो सेरिब्रम के द्वारा किसका किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा याददाश्त, याददाश्त हो गई, बुद्धिमत्ता हो गया। ठीक। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? ये भावनाओं का नियंत्रण केंद्र होता है, भावनाओं का नियंत्रण केंद्र। तो भावनाओं का नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत क्या आ जाती हैं? प्यास, भूख, नींद, प्यास, भूख, नींद, प्यार, खुशी। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब भावनाओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक। और जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेटा के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं? तो जैसे अनैच्छिक क्रिया, जैसे मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। ठीक। मेटाबॉलिक हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया। ये सब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा। हार्ट बीट हो गई। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर, कि जो प्यास, भूख और नींद का ज्ञान किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का औसत द्रव्यमान कितना होता है? 2.0 या 3 केजी, या 1.2 से 1.4 केजी, या 1.0 से 2.0 केजी, या 1.5 से 2 केजी। तो कितना होता है? तो औसत बात करें तो औसत होता है 1.2 से लेकर के 1.4 केजी तक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। और ये क्या था? द्रव्यमान था। और अगर इसकी औसत आयतन की बात करें, क्या? औसत आयतन, एवरेज वॉल्यूम की बात किया जाए तो कितना होता है? 1650 ml होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कि सीएफएस द्रव कहाँ पाया जाता है? ड्यूरामीटर व एरेक्नॉइड के मध्य, एरेक्नॉइड व पायरामीटर के मध्य, ड्यूरामीटर व पायरामीटर के मध्य, या उपयुक्त में से सभी? तो देखो, जो अपनी ब्रेन होती है, तो ब्रेन के कितने लेयर होती हैं? ब्रेन की होती हैं 3 लेयर। कौन कौन सी? एक हो गई ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर। ठीक। दूसरी होती है पायरामीटर, और तीसरी होती है कौन सी? एरेक्नोमेट, एरेक्नॉइड मीटर। ठीक। नॉइड। ठीक। तो क्या होता है, कि जो अपना सीएफएस द्रव होता है, तो सीएफएस द्रव क्या होता है, कि जो सीएफएस द्रव होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो जो पायरामीटर है और एरेक्नॉइड मीटर है, तो पायरामीटर और एरेक्नॉइड मीटर के बीच में क्या पाया जाता है? सीएफएस द्रव पाया जाता है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। और क्या होता है, कभी कभी इन लेयर, जो तीनों लेयर होते हैं, इन तीनों लेयर में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन किसकी वजह से? एक वायरस होता है, कौन सा? हर्पीज वायरस। ठीक। हर्पीज वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो क्या हो जाती है? मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। तो मस्तिष्क में सूजन हो गई तो उसमें कौन सी डिसीज हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस डिसीज हो जाती है। तो वह किसकी वजह से होती है? तो ये तीनों लेयर में सूजन आ जाने की वजह से होती है। ठीक।
तो क्वेश्चनों की समाप्ति। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैं पूरी वीडियो में इसीलिए शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि मैं अपने कंटेंट पे ध्यान दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़ने आए हैं और पढ़ें, ठीक ना? और ना ही मैं कभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है और अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि मुझे कहीं और सुधार करने की आवश्यकता है, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग कोई और अदर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अगर वीडियो को शेयर अगर पसंद आ रही हो तभी शेयर कर दीजिए, ठीक? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।